नमस्कार आप सभी को। और बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और हम आप सबसे आज स्पाइकेज टॉक के माध्यम से जुड़ रहे हैं। स्पाइकेज टॉक हमने 2 साल पहले शुरू किया था। एक टॉक सीरीज़ हमने शुरू की थी और इस टॉक सीरीज़ के अंडर हमने वुमेंस डे पे ही हमने शुरू किया था 2020 में। मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ। एक आईटी कंपनी में चलाती हूँ। 2 साल पहले हमने शुरू किया था ये सब कुछ, और उसके साथ ही सारी चीज़ें चेंज होती गई लाइफ में। काफ़ी चीज़ें समझ आती गई कि जब आप खुद एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर होते हो, बिज़नेस वुमेन होते हो, और आपकी खुद की सोशल और कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ बनती हैं जिनको लेके आपको कुछ इस तरह के एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए, जैसे कि दूसरे जो फीमेल हैं उनको किस तरीके से आप अवेयरनेस कर सकते हैं या उनको आप हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो टॉक सीरीज़ हमने शुरू की हैं, स्पाइकेज टॉक हमने जो शुरू किया, ये एक अवेयरनेस और एक इंस्पिरेशनल सीरीज़ हैं जिससे बहुत सारे लोगों को हमारी कोशिश है कि जो भी इन्हें देखे उन्हें इनसे लाभ हो। अलग अलग पर्सनैलिटीज़, अलग अलग एरियाज़ की हमने औरतों को यहाँ पे पहले भी हम लाए और आगे भी हम लाते रहेंगे। ऐसे कंपनी शुरू की और उसके बाद एक टॉक सीरीज़ हमने डिसाइड किया कि वुमेन डे से हमने शुरू किया था, वुमेंस डे 2020 से, कि हम कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम, कुछ अवेयरनेस डिस्कशंस हम लेके आएंगे और उसके अंदर हमने कुछ एकेडमिशियंस और हमने अलग अलग एरिया के लेडीज़ को, हमने फीमेल लीडर्स को हमने अपने ऑफिस में, अपने स्टूडियो में बुलाया। और फिर इसके बाद हम इस साल हम फिर से आए हैं अपने वुमेन लीडर्स के साथ, कुछ नए फेसेस के साथ। और आज की कल हमने वुमेंस डे पे एक पैनल डिस्कशन किया था, व्हाट वुमेन वांट, एक एक्सक्लूसिव हमारा उस पर डिस्कशन रहा था। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इसमें। मैं सुनाऊंगी इसमें कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। मैंने थोड़ा बहुत दर्शकों को, सभी ऑडियंस को बताया है कि हमने ये कैसे शुरू किया था। 2 साल पहले स्पाइकेज टॉक सीरीज हमने शुरू की थी और उसी में हमने फिर अब 2022 में कल से हमने एक वुमेंस डे पे भी पैनल डिस्कशन किया था, जिसमें आप ज्वाइन नहीं कर पाए थे और आप क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थे। और बहुत बहुत आपको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी न्यू बुक रिलीज़ के लिए। बहुत बहुत बधाई हमारी पूरी टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से। तो जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको मैं माँ माधवी के बारे में शुरू से बताती हूँ। वैसे तो माँ माधवी को किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है आज, लेकिन आज मैं एक नए तरीके से परिचय करवाऊंगी, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है वो आज तक इन्होंने जितने प्रोग्राम किए हैं उनके किसी भी एंकर के साथ, किसी भी होस्ट के साथ उनका ये रिश्ता नहीं था। तो यहाँ पे एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग तरीके से ये इंटरव्यू किया जाएगा। और ये इंटरव्यू कम एक टॉक जिसे कहते हैं वो ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है कि हम कोई इंटरव्यू लेने के लिए मैंने किया है। ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये सब इंस्पिरेशन के लिए किए जा रहे प्रोग्राम हैं। तो जो भी इनको देखें, जो भी ऑडियंस इनमें जुड़ रही है, उनको हमारे जो स्पीकर हैं, आप जैसे जो स्पीकर हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने थॉट्स और अपनी जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं लाइफ के थ्रू, वो जान सके, आप उनकी जर्नी को जान सके, उनकी सारे एक स्टोरी को जान सके। तो ये हमारी कोशिश इसमें थी, हमने शुरू किया था। तो माँ माधवी, जिनको सब माँ माधवी के नाम से जानते हैं, ये मेरी बड़ी बहन है। मैं इनको माँ माधवी और हम इनको रेनू दीदी बुलाते हैं, रेनू पंचाल। और मैं पूनम पंचाल, ये मेरी बड़ी बहन है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज ये आपके साथ इंटरव्यू करते हुए। आई थिंक हम फैमिली गैदरिंग्स में तो करते ही हैं बहुत चिट चैट, आज यहाँ पे भी हम बहुत मज़ा करने वाले हैं। तो हाँ, ये एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी की धनी एक लड़की है। एक ऐसी लड़की जो बचपन में रियली में
आई टेल यू, बहुत ही शाय। हम सभी बच्चे भाई बहन हम खेलते थे। आई यूज टू बी लाइक कि वो गली के लड़के बच्चे होते हैं जो सारा दिन खेलते रहते हैं, मैं वो बच्चा थी। और माँ माधवी, रेणु पंचाल वो बच्चा थी जो घर में रहती थी, घर संभालती थी और हमारे लिए एक माँ की जैसे वो माहौल बना के रखती थी, घर का सारा काम करना, घर सेट करना। मगर वो बहुत शाय थी, वो नहीं खेलती थी बाहर। बचपन में हमने ये चीज़ें हम नोटिस नहीं करते, पर बड़े होते गए तो हाँ, हमने नोटिस किया कि दीदी नहीं खेलती हैं बाहर। हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। और फिर शायद इन्होंने अपने उस सारे जो भी इनके अंदर तूफान था विचारों का, अभिव्यक्ति जो इन्होंने एक चाहती थी ये करना, वो आपने अपनी राइटिंग स्किल्स के थ्रू, उसी से आपके अंदर का राइटर जागृत हुआ, बना, आपके अंदर एक राइटर बना। तो एक सृजनात्मक चीज़ें आपके साथ हुई। अगर कुछ आपका चल रहा था, उसने अस्तित्व ने आपको उसके साथ की कुछ सृजनात्मक आपको चीज़ें भी जोड़ते गए। जितनी भी चीज़ें हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये बुरा हुआ, उसके साथ अगर कोई आप जैसा पॉजिटिव माइंड और क्रिएटिव माइंड हो तो वो उसमें से भी, कहते हैं रेत में से भी वो अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकाल लाएगा कि जो उसको बना देगा, कोहिनूर बना देगा। तो माँ एक रेवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। इसके साथ साथ ये पैनल मेंबर हैं जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ड्राफ्टिंग कमेटी है, उनकी ये पैनलिस्ट हैं। बहुत इनका उसको लेके मीटिंग्स रहती हैं और उसमें बहुत मेन रोल है। उसमें भी राइटर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बचपन से ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और बचपन से ही इन्होंने अपनी, मुझे पता है, मैं इसकी साक्षात एक वो हूँ कि कैसे ये अपनी नोटबुक्स में रात भर बैठ के लिखती रहती थी। इनके दिमाग में कोई भी ख्याल आ जाता था तो वो एक नोटबुक अपने साथ रखती थी। ये कोई भी घर का काम कर रही होती थी, एक नोटबुक एक पेन इनके साथ रहता था हर वक्त। तो मतलब तब हम चीज़ें इतना नोटिस नहीं करते। मुझे पता है कि रेणु दीदी जो है एक नोटबुक रखती है और उसके दिल में कुछ भी आता है वो लिख लेती है उस पर फिर जब वो सारे विचार और वो सारी चीज़ें एक बुक के रूप में, फर्स्ट जब आपकी बुक रिलीज हुई थी, आई रिमेम्बर कैथल में हम भी थे, वहाँ पे सूरज निकलने तक आपकी पहली बुक रिलीज हुई थी, हम पूरा परिवार वहाँ पे आए थे। तब मुझे वाकई में बहुत गर्व हुआ, बहुत अच्छा लगा कि कैसे आपने उनको एक किताब, एक नोटबुक तक नहीं रखा, आपने उनको संजो के भी रखा और आपने उनको एक पूरा जामा पहनाया, जिसको असलियत का जामा कहेंगे, बुक आपके रूप में आपने उनको लेके आए, आप उनको अपने सारे एफर्ट्स को। तो आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप रेकी हीलर हैं, आप कलर थेरेपिस्ट हैं, बहुत सारे हैं। मैं अगर बताती जाऊंगी, आप टीचर हैं, आपने बहुत लंबा एक आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस है, प्रिंसिपल हैं करंटली आप एक स्कूल में। इसके अलावा आप मेडिटेशन मास्टर हैं पूरे, आप भारत में घूम घूम कर शिविर, आप ओशो शिविर लगाते हैं, आपका अपना वो है रंगरेज रिट्रीट के नाम से आपका अपना पंथ है, जिसमें आप ये सारे शिविर लगाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। आपकी बुक रिलीज के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और कल ही आपको माँ माधवी को एक स्टेट लेवल के, वैसे तो कल ही नहीं, इनको मतलब आए दिन, हर दूसरे दिन आपको अवार्ड्स दिए जाते हैं। हर दूसरे दिन आपको तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस और कमेटीज़ आपको बुलाती हैं अवार्ड्स के लिए। मगर कल जब आपकी बुक रिलीज भी थी और आपका बर्थडे भी होता है, आपका जन्म दिवस भी होता है, आपको कई जगह पे सम्मानित किया गया। उन्हीं में से एक था उपभोक्ता समस्या जन कल्याण समिति रतलाम, जिन्होंने आपको महिला शक्ति सम्मान समारोह में, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये हम सब के लिए, पूरे परिवार के लिए और पूरे आप हमारी कम्युनिटी के लिए। आप जो हैं माँ माधवी, आप रिप्रेजेंट करती हैं आज की नारी को, आज की नारी जो अपने रास्ते खुद बनाती है,
जिसको अपने आप पर इतना दृढ़ विश्वास है कि वो अपने बीच में आने वाली मुसीबतों परेशानियों की परवाह नहीं करती है। जब कोई परेशानी आती है तो वो सॉल्यूशंस के बारे में सोचती है, परेशानी के बारे में नहीं सोचती है। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी परेशानियां आई, बीइंग फैमिली मेम्बर आई नो कि कैसे हेल्थ इश्यूज से आपने अभी तक आप लड़ रहे हो। हेल्थ इश्यूज आपके साथ हमेशा ही हैं, बीच में कुछ टाइम के लिए ठीक थे काफ़ी लंबे, लेकिन अब फिर से काफ़ी चल रहा है आपका। उसके साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी आपने बहुत कुछ देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी। तो इतना आसान नहीं है शायद किसी भी लड़की के लिए इन सब चीज़ों में से निकलना और फिर अपने आप को बनाना, और ना सिर्फ अपने आप को संभालना बल्कि दूसरों को हील करना, दूसरों को मेडिटेशन शिविर। सबसे पहले तो आपने जो ये मेडिटेशन जो एक डोमेन में मैं आपको मतलब जो बोलेंगे कि मेडिटेशन गुरु जैसा एक आपने प्रोफेशन आपने लिया, आपने बनाया अपना, तो वो अपने आप में एक उपलब्धि है। ज़्यादातर औरतें मेडिटेशन शिविर में जा भी नहीं पाती हैं, ज्वाइन भी नहीं कर पाती हैं। ज़्यादातर पुरुष ही ज्वाइन करने जाते हैं, और वहाँ पे आपने ना सिर्फ इनको ज्वाइन किया, ना सिर्फ सीखा, बल्कि आपने एज अ गुरु, आपने एज अ ट्रेनर आपने अपना पूरा का पूरा ये शुरू किया, अपना काम शुरू किया, इसमें इस दिशा में काम करना शुरू किया। तो आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। आपसे बढ़िया कोई भी एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता महिला सशक्तिकरण का। अगर मैं आज की नारी किसी में देखती हूँ तो आप मेरे अपने सर्कल में सबसे पहले आती हो, जो अपने डिसीजंस खुद लेती है, अपनी दम पे रहती है, अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीती है। तो ओवर टू यू। पहले तो आप अपनी बुक के बारे में बताएं, ये बुक किस तरह क्या है, इस बुक का विषय क्या है। बुक का टाइटल है विरय अमृत पायो। बाकी आप बताएं माँ। थैंक यू सो मच स्पाइकेज, पूनम पांचाल, माय यंगर सिस्टर, माय रियल सिस्टर। सेकंड नंबर पे मेरी बहन है, ये हम 5 भाई बहन हैं, उनमें से पहला नंबर मेरा है और दूसरा नंबर पूनम का है। और हमारी पूरी फैमिली ही, हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम एक ऐसे परिवार में जन्म लिया हमने जो एक रिबेलियस विचारधारा से बिलोंग करती है। फैमिली, पूरी फैमिली, हमारी पूरी फैमिली में सब लोग रिबेलियस हैं। कोई भी नॉर्मल नहीं है, कोई भी पर्सन। हाँ, नॉर्मल इज बोरिंग। सब मम्मी बोलती है सबके सब रिबेलियस लोग मेरे पास आ गए हैं, क्रांतिकारी और विद्रोही लोग। तो मैं उनमें मतलब शिरोमणि हूँ, विद्रोही लोगों में और क्रांतिकारी लोगों में शिरोमणि हूँ मैं अभी तक। और मुझे प्राउड फील होता है कि हम ऐसे माँ बाप हमें मिले, और ये उन्हीं के संस्कार। पापा के साथ मैं क्योंकि शुरू से ही कनेक्टेड रही हूँ, बचपन से ही मेरा जो सबसे ज्यादा जुड़ाव रहा है इस दुनिया में पापा के साथ रहा। आज भी अगर मैं किसी पर्सन, एक पुरुष के साथ अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा रिलेट करती हूँ तो वो पापा हैं। चाहे वो स्पिरिचुअल डायमेंशन हो, चाहे वो लिटरेरी डायमेंशन हो, और चाहे वो साइकोलॉजिकल, फिलोसफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, कितने सब्जेक्ट है पापा के और मेरे, जिसमें मैंने उनके साथ उसको, मेरी सारी जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो पापा के थ्रू हुई है। मतलब बीज उनके हैं, फिर आगे वो वृक्ष बने, उसमें आगे मेरे को मिली अपॉर्चुनिटी, मिली चैलेंजेस मिले। और मैं चैलेंजेस को हमेशा, जब स्टार्टिंग में आते थे तो चैलेंज लगता था कि क्यों आए हैं, लेकिन बाद में जब वो चैलेंज को मैंने फेस किया और जिया, और कहीं ना कहीं अस्तित्व ने मुझे सहयोग भी किया। जीवन में कड़वे अनुभव भी मिले, अच्छे लोग भी मिले, दोनों ही तरह के बैलेंसिंग। तो मैं भगवान शिव से बहुत प्यार करती थी बचपन से ही, सबको पता ये बात। तो 8 साल की थी तब से मैं भगवान शिव को मैंने अपने जीवन में मतलब सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी भगवान को किया है तो शिव को किया है। और हमें आज भी शिव मेरे आराध्य हैं, आज भी मेरे इष्ट हैं। उनके जीवन से मैंने समझा, जब मैंने शिव को समझना शुरू किया तो मैंने समझना शुरू किया कि शिव का जीवन क्या है, शिव क्या है। और वहीं से मेरी रिलेटिविटी शुरू हुई जीवन के प्रति। शिव के जीवन में 2 अपोजिट का कॉम्बिनेशन है। 2 अपोजिट क्या है कि उन्होंने विष को धारण किया। जब भी समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से पहले विष निकला था।
सभी देवताओं ने लक्ष्मी को ग्रहण किया, हीरे जवाहरात को धारण किया, मतलब रिसीव किया, सब कलेक्शन के लिए आ गए डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, कि हमें अच्छी अच्छी चीजें, कोई पारिजात ले रहा है उसमें से, किसी को कोई और अच्छी चीजें, जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें थी अस्तित्व की, वो सब देवता लोग पहुंच गए लेने के लिए कि हमें दे दो, हमें दे दो। लेकिन जब विष निकला समुद्र मंथन में से, हलाहल विष, तो उसको लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा। तो भगवान शिव के पास पहुंचे सब लोग कि आप इसको लो, आपके अलावा इसको कोई नहीं ले सकता। तो जो विष को धारण करता है जीवन में, उसके बाद विष के बाद फिर अमृत निकला, अमृत फिर सभी देवताओं में बटा। भगवान शिव ने विष को धारण किया, उसको नीलकंठ उनको नाम मिला उसमें से। उनकी जो जीवन है शैली, वो अपोजिट का कॉम्बिनेशन है। वो दुनिया के सबसे बड़े योगी हैं, यानी कि योग के सारे सूत्र उन्होंने दिए, 112 विधियां माता पार्वती को उन्होंने ध्यान सिखाया। और सबसे बड़े गृहस्थी भी वही है इस दुनिया के, क्योंकि उनकी जो लाइफ है, आप देखो उनकी लाइफ में वो अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते हैं। जब उनकी सुसाइड हो जाती है, उनकी जो माता पार्वती जब डेथ हो जाती है दक्ष यज्ञ में, तो उनकी लाश को लेकर के वो पूरे तीनों लोकों में घूमते रहते हैं। इतने बड़े, मतलब अपनी पत्नी से वो इतना प्रेम करते हैं। एक तरफ वो प्रेम का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, ग्रस्त का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, और एक तरफ योग का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि युगों युगों तक तपस्या में बैठे रहते हैं, कोई मतलब नहीं है किसी से, दुनिया कहाँ पे जा रही है, कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं है। एक तरफ वो संगीत का, नटराज का रूप है, नृत्य कर रहे हैं, और एक तरफ वो तांडव का रूप है, जब भस्म भी कर देते हैं कामदेव को। तो क्रोध की भी जो, मतलब उनके भीतर क्रोध की भी ऊर्जा है और नृत्य की भी ऊर्जा है, सृजनशीलता भी है और विध्वंसक भी है। ये कॉम्बिनेशन है, अपोजिट कॉम्बिनेशन। उसके बाद जंगली, मतलब जंगलों में बैठे हैं, नाग उनके चारों तरफ घूम रहे हैं, नंदी बैल है उनका दोस्त है, मतलब उनका ड्राइवर, मतलब उसके पास बैठ के जा रहे हैं उनके साथ। और उन्हीं उसी फैमिली में, सेम फैमिली में सांप के साथ मोर भी रहता है, जबकि वो दोनों अपोजिट दुश्मन होते हैं। माता पार्वती का जो वाहन है वो शेर है, और शेर और नंदी अपोजिट है। तो वो दोनों एक ही फैमिली में रह रहे हैं, शेर भी रह रहा है वहां पे, नंदी भी रह रहा है, दोनों अपोजिट कॉम्बिनेशन एक साथ जीवन में चल रहे हैं। तो मेरे को जैसे जैसे शिव समझ में आते गए, वैसे वैसे जीवन समझ में आता गया कि जो जीवन है वो दो अपोजिट का कॉम्बिनेशन है। और शिव ही मुझे समझा रहे थे एक्चुअली, महादेव ने मेरी जर्नी को डिजाइन किया है प्रॉपर तरीके से। मैं तो अभी भी उनके साथ, मेरी कविताओं में जो संवाद होता है उनके साथ यही संवाद होता है कि वो ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इसमें बह रही हूँ, जैसे नदी में पत्ता बह रहा होता है, सूखा पत्ता। तो मैं अप्रयास, अनिर्णय और अज्ञात की जो जर्नी है, वो मेरे को भगवान शिव ने ही सारी की सारी मेरे को बना के दी है, मेरी जर्नी। और पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं। कोई भी बच्चा होता है, जैसे मैं शिक्षाविद भी हूँ, तो उसमें भी मैं देखती हूँ कि एक बच्चा अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करता है। उसमें बहुत सारे कारक होते हैं, 5 मेन मुख्य कारण होते हैं उसमें। शिक्षाविद होने के नाते जैसे मैं बच्चों से इंटरेक्शन करती हूँ, बच्चों की पर्सनैलिटी को देखती हूँ। स्त्री की जो पर्सनैलिटी, वो अपने पिता से बहुत रिलेट करती है, और पुरुष की जो पर्सनैलिटी होती है वो अपनी माता से बहुत ज्यादा, अपनी माँ से बहुत रिलेट करती है। ये पीछे मैंने एक लाइव वीडियो में आकर के भी बोला था, अगर जैसे लड़के होते हैं अपनी माँ से बहुत कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि माँ के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो उनका किसी भी फीमेल के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ या अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होगा। और अगर उस पुरुष का अपनी माँ के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो उसका अपनी बीवी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ भी रिलेशन कभी अच्छा नहीं हो सकता। और अपनी बहनों के साथ, अपनी दोस्तों के, किसी भी जीवन में उसके जितने भी स्त्री के रूप हैं, वो किसी के साथ भी रिलेट नहीं कर पाएगा। तो माँ जो है वो उसकी रूट है, उसकी जड़ है। ऐसी लड़की के लिए पिता जो है वो उसका रूट है। अगर लड़की पिता के साथ कनेक्टेड है, तो वो जीवन में जिस भी पुरुष के साथ कनेक्ट करेगी, चाहे वो पति के रूप में कनेक्ट करे, पिता के भाई के रूप में कनेक्ट करे, दोस्त के रूप में, प्रेमी के रूप में, या गुरु के रूप में, वो जिस भी पुरुष के साथ कनेक्ट करेगी, वो बहुत प्रामाणिकता के साथ, बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ, बहुत सच्चाई के साथ, बहुत लॉयल्टी के साथ कनेक्ट करेगी। अगर पिता के साथ संबंध अच्छा है तो। शर्त ये है, ये ओशो जगत की, मतलब सबसे बड़ी थ्योरी जो ओशो ने दी है, ये ओशो की थ्योरी है, साइकोलॉजिकली भी ये बहुत ज्यादा, फ्राइड की जो थ्योरी है उसके ऊपर भी बेस्ड है। फ्राइड एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं पश्चिम के, जिन्होंने बहुत सारे स्टीरियोटाइप ब्रेक किए हैं पिछले मनोवैज्ञानिकों के।
इवन अगर बच्चा जो है किसी बच्चे को अगर बहुत ज्यादा माँ का दूध पूर्ण रूप से नहीं मिला है किसी लड़के को उसके शिशु काल में, यानी कि उसने 5 साल तक, बच्चे को 5 साल तक माँ का दूध मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर किसी लड़के को 5 साल तक माँ का दूध नहीं मिला है और माँ के स्तनों से दूर रहा है, तो वो बच्चा बहुत सारे चांसेस, 90% चांसेस है कि वो बच्चा स्मोकिंग करेगा। उसका स्तन का जो विकल्प है, जो ब्रेस्ट का उसका जो विकल्प है, वो उसको स्मोकिंग से लेना पड़ता है, वहां से वापस उसको रिकॉल करना पड़ता है, क्योंकि स्मोकिंग में उसको वो एक सकिंग का जो वो होता है एक्सपीरियंस, उसका अवचेतन मन जो होता है, वो सकिंग का जो एक्सपीरियंस होता है और गर्माहट, दूध की जो गर्माहट होती है, वो उसको उस बच्चे को सिगरेट से पता चल लगती है। अल्टरनेट अवचेतन मन को लगता है कि ये उसका अल्टरनेट है, लेकिन वो होता नहीं है। तो अगर किसी बच्चे, किसी की सिगरेट की, लड़के की सिगरेट छुड़वानी है, तो उसको ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग किए जा सकते हैं कि उसको उसके पिछले चाइल्डहुड में ले जाया जा सकता है। मतलब उसको बचपन में लेके जाओ, पास्ट लाइफ में लेके जाओ, या बहुत सारे हमारे प्रयोग हिप्नोसिस के थ्रू उसको उसके बचपन में ले जाया जा सकता है। उसको बचपन में ले जा करके वो वापस वहां से उस मेमोरी को कंप्लीट किया जा सकता है और उसको वहां से उसके जो माँ के दूध की जो कमी है उसकी पूर्ति की जा सकती है। या उसके जीवन में कोई ऐसी महिला आए जो उससे बहुत प्रेम करती हो और उसकी माँ की छवि उसको उसके अंदर दिखाई देती हो, प्रेमिका के अंदर या उसकी वाइफ के अंदर उसको अपनी माँ जैसी फीलिंग आती हो, तो वो अगर उसके साथ भी रिलेट कर सकता है, तो वहां से वो अवचेतन मन की वो धारणा खत्म की जा सकती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो यहाँ से भी पुरुष की बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कंपाइल होती हैं। और किसी लड़के के अंदर जब बहुत ज्यादा डर जाता है, कभी कभी रात को सोते समय कई बार लड़के डर के उठ जाते हैं, लड़कियां भी उठती हैं, मैं दोनों के ऊपर ये थ्योरी दोनों के ऊपर लागू होती है। तो कोई भी अगर डर के उठ रहा है तो इसका मतलब है उनकी फैमिली में से, उनके डीएनए में से लड़के की माँ के साथ भी ऐसी ही कोई ना कोई समस्या रही है साइकोलॉजिकली। अगर लड़का बहुत ज्यादा रोंदड़ू टाइप है, रोतड़ू है, बहुत छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हर्ट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मीना कुमारी स्टाइल से ट्रेजेडी क्वीन, ट्रेजेडी किंग बना रहता है, तो इट मीन्स है कि उसकी मम्मी जो है वो भी कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड प्ले करती है अपनी लाइफ के अंदर। तो जो औरतें विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं, उनके पुत्र जो होते हैं वो भी पूरी लाइफ विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये कि जब बेटी का जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा फादर से इन्फ्लुएंस होता है। हाँ, और जो पुत्र लड़के का जो बिहेवियर है वो सीधा सीधा रिलेट करता है, डाउनलोड होता है अपनी माँ से डाउनलोड। हाँ, इसमें एक थ्योरी उसकी भी है, इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन भी होता है। हम अपने ऊपर, वो विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले पर्सन के अंदर कितनी विल पावर है और उसको सोसाइटी से किस तरह की चीजें मिलती है। अब एक हीरा होता है, उसको तराशते जाओ तो वो हीरा बनता जाता है, और एक पत्थर होता है, उसको तराशना शुरू करो तो वो टूट जाता है। तो हर इंसान की अपनी अपनी संभावनाएं होती है। एक हीरा कहता है कि मेरे टूटने की वजह मेरे जौहरी से पूछ, उसकी जिद थी कि मुझे और तराशा जाए। तो वो अपने जौहरी के ऊपर उसने ये ब्लेम कर दिया कि मैं टूटा हूं तो मेरे जौहरी की वजह से टूटा हूं। और वही दूसरी तरफ दूसरी डायमेंशन भी है। तो हर इंसान की एक पास्ट लाइफ जर्नी है, संस्कार है, माता पिता के संस्कार हैं, प्रेजेंट में चेतना के पास कितनी विल पावर है डिसीजन मेकिंग की, अज्ञात में छलांग लगाने की। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको सिर्फ अज्ञात चाहिए ही नहीं, एडवेंचर चाहिए ही नहीं, उनको एक सेट लाइफ चाहिए, सिक्योर लाइफ, नया नहीं चाहिए कुछ, उनको कुछ नहीं चाहिए, कंफर्टेबल जो है एक उसमें चाहिए। उसके लिए वो गुलामी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और 90% लोग ऐसे ही होते हैं जो भेड़ चाल में चलते हैं। और वो ओशो की एक लाइन है, इसमें मैं वो ऐड करना चाहूंगी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग इस बात के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं कि उनकी लाइफ को देख करके लोग क्या कहेंगे। तो हमें यहाँ पर, हम जो अपनी जिंदगी जीते हैं, ज्यादातर लोग वो इस हिसाब से जीते हैं कि पूरी दुनिया उनके बारे में क्या सोच रही है, जबकि लोग कुछ भी नहीं सोच रहे होते। लोग, अगर ये भी बात हम सोचेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। हाँ, अगर ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने।
लेकिन कितनी दुविधा की बात है ना, कितनी आयरनी की बात है कि आपने कहा कि लोग दास्ता तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ अज्ञात से डरते हैं, नया करने से डरते हैं। और मुझे ऐसा, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपके साथ, जब हम यंग एज में ही एक कंफर्ट जोन में हम सेट हो जाते हैं, हम अपना एक प्लेस बना के हमें लगता है अब मेरी लाइफ सेट हो गई और ये मेरा कंफर्ट जोन है, और हम वहाँ पे अपने आप को एक जमा लेते हैं, तो वहाँ से हमारी प्रोग्रेस शुरू नहीं होती, वहाँ पे ही हमारी मृत्यु हो जाती है, मर्डर हो जाता है हमारा। आपका जन्म तभी होता है जब आप नए की तरफ कुछ अज्ञात की तरफ जाते हो, नए नहीं अज्ञात की तरफ जाते हो। जब जाते हैं, हमारे शरीर की डेली मृत्यु हो रही है। हम जैसे जो भोजन खा रहे हैं वो हमारे भीतर हर रोज नए सेल पैदा करता है, और जब हम फ्रेश होते हैं तो हमारा जो पुराना शरीर है वो डेली छूट रहा है, और नया शरीर हम डेली धारण कर रहे हैं। 80 बिलियन या 60 बिलियन जितने भी सेल्स हैं हमारे, वो डेली टूटते हैं, डेली निर्मित होते हैं, यानी कि डेली मृत्यु घटित होती है और डेली जीवन भी घटित होता है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु वाले दिन ही हम मरते हैं, और ऐसा नहीं है कि जीवन जिस दिन हम पैदा हुए हैं उसी दिन हम जीवन को धारण करते हैं। एक लाइन है एक शायर की, आज का दिन भी बीत गया, पता नहीं जीवन का ये घड़ा, एक बूंद भरा के एक बूंद रीत गया। तो जीवन इस तरीके से काम करता है, बहुत रहस्यमय तरीके से। वर्तमान में जब हम जीना सीख जाते हैं तो हमें जीवन के डिसीजन लेने में बहुत आसानी आती है। इसमें मैं ये बात क्यों, आप प्रश्न नहीं, मैं अपनी तरफ से एक सवाल और एक जवाब दे रही हूँ इसमें, कि हम डिसीजन कैसे लेते हैं जीवन में। हम चीजों को जो डिसीजन लेते हैं हम ये सोच के लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, हम कितने सिक्योर हो सकते हैं इन चीजों को लेकर के, या पास्ट में हम कितने बड़े गुनहगार थे या हमने कितनी गलतियां करी थी, अब हम अपनी गलतियों को चलो सुधार लेते हैं। इस तरीके से हम डिसीजन लेते हैं, जबकि ना तो पास्ट का कोई रिलीवेंस है आपके प्रेजेंट से, ना ही आपके फ्यूचर का कोई रिलीवेंस है आपके प्रेजेंट से। पर आप जो प्रेजेंट में डिसीजन लोगे वो आपको निर्मित करता है और आपके जीवन को निर्मित करता है। अब एक हमारे तो ऋषि परंपरा हिंदुस्तान में एक इतनी अच्छी परंपरा रही है कि एक डाकू को संत बनने की संभावना भी पैदा हो जाती है एक डाकू के अंदर। एक बार मैं आपको थोड़ा सा वो करूंगी, इंटरप्ट करूंगी। आप दूसरे कैमरा की तरफ देख रहे हो, आपने इधर जो है मीट में जो हमारा कैमरा है इसमें देखना है आपने। अच्छा, इधर यूट्यूब वाले कैमरा में नहीं देखना, मीट वाले कैमरा में देखना है आपने। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, ये कैमरा है आपका, ठीक है? ठीक है जी। अब तो अतीत से अगर हम किसी को भी जज करेंगे कि किसी इंसान का अतीत क्या था, तो हमारे देश में तो ऐसे संत भी हुए हैं जिनका अतीत एक मर्डर करने वाला एक इंसान, और फिर बाद में वो संत बन जाता है। तो उसका अतीत उसको कभी भी वर्तमान से, मतलब किसी भी व्यक्ति के अतीत से उसको हम जज नहीं कर सकते कि इसकी वर्तमान में या फ्यूचर में क्या संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। हर रोज व्यक्ति निर्मित होता है, हर रोज जीवन घटित होता है, हर रोज रहस्य की नई परतें खुलती है। हम प्याज की तरह हैं, हमारा जीवन हर रोज एक प्याज। थोड़ा सा और, मेरी आंखें टेढ़ी होगी मेरी थोड़ा सा और इधर अब ठीक है? नहीं आ रहा है अभी भी। आपने कितने डिवाइस ऑन किए हैं? एक इधर और, थोड़ा सा और इधर। अब ठीक है? नहीं, आप दूसरे डिवाइस में देख रहे हो एक्चुअली, लाइव वाले में देख। हाँ यहाँ पे, अभी जहाँ पे आपने भी देखा था। अच्छा ठीक है। हाँ यहाँ मेरी आंखों में देखना, तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा इसलिए आपके आंखें दूसरी तरफ करके बैठी हूँ, कई लोगों को प्यार ना हो जाए मुझसे इसलिए आप आंखें घुमा के बैठे हुए क्योंकि ऑलरेडी मेरी आंखों के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी होती रहती है मैं आपको वो बता रही थी कि हम बात कर रहे थे कि हमारी रोज मृत्यु होती है, हमारे
वर्तमान का और हमारे हमारे वर्तमान से हमारे भूत और भविष्य का कोई लेना देना नहीं है। एक फिल्म भी है इसके ऊपर, गाइड मूवी है, बहुत इंस्पिरेशनल मूवी मुझे लगती है वो। एक आदमी के चरित्र की किस तरीके से वो एक चोर, एक लफंगा होता है और फिर वो कैसे एक्सीडेंटली साधु बन जाता है और फिर वो कैसे उसका रियलाइजेशन होता है, कैसे भगवान चूज करता है उसे और उसके अंदर आत्मा उसको फिर कैसे झकझोरती है। तो कोई लेना देना नहीं है कि आप पहले क्या थे, मर्डर थे, रेपिस्ट थे, चोर थे, डाकू थे। वेरी मतलब आपका बिल्कुल एक नए तरीके से एक किसी भी मूवमेंट आप नए तरीके से शुरू कर सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ब्यूटी ऑफ लाइफ कि आपने 60 साल तक कुछ किया है, उसका कोई लेना देना नहीं है आपके 61वें साल से। अगर आप सोचो कि मैंने 60 साल तक एक ढर्रे पे अपनी जिंदगी जी है तो उसका कोई भी लेना देना नहीं है हमारे अगली आने वाली लाइफ से। तो आप बता रहे थे ऋषि मुनियों का एक एग्जाम्पल आप दे रहे थे। हाँ, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी। जब किसी इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष होता है तो वो क्या होता है, उसके अंदर एक विक्टिम वाली फीलिंग आ जाती है। मेरे अंदर भी बहुत टाइम तक विक्टिम की फीलिंग रही, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल और बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहे हर तरीके से। चाहे वो हेल्थ को लेकर के थे, जैसे आपको तो पता ही है सारी चीजों के बारे में, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर के थे, चाहे वो इमोशनल चैलेंजेस थे, चाहे वो किसी भी तरह के चैलेंजेस थे, XYZ। मैं तो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती थी, इवन मैं अपने टीचर से बात नहीं कर पाती थी, मेरे कोई दोस्त नहीं होते थे, मेरे कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था। 12th क्लास तक तो मुझे दोस्त ये भी नहीं पता था कि लोगों से बात कैसे करनी है, मतलब इंसानों से बात कैसे करते हैं, ये नहीं पता था इस बारे में। तो 12th पास करने के बाद मुझे पता चला कि मैं इस दुनिया में हूँ, मैं इंसान हूँ और मैं इंसानों से बात कर सकती हूँ। और ये कितनी आयरनी है देखो कि माँ कि हम एक ही घर में एक ही माहौल में हम पल रहे थे। मैं बिल्कुल अलग तरीके से मेरा बचपन चल रहा था और आपका बचपन बिल्कुल अलग तरीके से चल रहा था। मैं गली के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी, मैं सारे बच्चों को इकट्ठा करके सारा दिन घर घर खेलती थी। मतलब मुझे याद है, मुझे कहीं पे भी जगह मिल जाती थी मैं अपना घर जमा लेती थी वहाँ पे और बड़ी दीदी बन के मैं घर घर खेलती थी सारे पड़ोस के बच्चों को लेके। तो मुझे तो यही याद है कि मेरा खेलते कूदते बचपन बीता है बहुत ज़्यादा। कोई भी मुझे बोल देता था चल नाच के दिखा दे, नाच के दिखा दे मैं नाचती रहती थी वो होते हैं ना पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स भी वैसे ही थे, कोई भी आता था घर पे मेरे को कहते थे नाचने के लिए और मैं नाचने लग जाती थी तो ये भी एक अलग तरीके की ग्रूमिंग हो रही थी मेरी कि मेरा कॉन्फिडेंस है या मेरा जो पर्सनैलिटी है वो मेरी अलग हो रही थी और एट द सेम टाइम आपके साथ अलग चीजें चल रही थी। मतलब कितना मैं ये सोचती हूँ कि आज मैं खुद मदर हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, तो ये कितना सोचने का विषय है कि एक ही घर में वही माँ बाप कैसे 2 बच्चों में फर्क कर देते हैं, उनको भी नहीं पता चलता। और 2 अलग बच्चे, दोनों का एक्सपीरियंस अलग होता है। और मैं कहती हूँ कि हम 5 हैं तो हम 5 का अलग है। मैंने बचपन में 8 साल की उम्र में खाना बनाना सीख लिया था, कुकिंग सीख दी थी, घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े मैं सब काम करती थी उस टाइम पे, स्कूल भी जाती थी। मेरे को खाना उस समय मैंने इतना खाना बना लिया, मैंने मदरहुड को इतना जी लिया उस टाइम पे कि अब मेरा खाना बनाने का मन ही नहीं करता। अब मेरे घर में मेड खाना बनाती है। पिछले 5 साल हो गए मैंने कुकिंग नहीं करी है अपने जीवन में। मैंने कुकिंग के ऊपर कांटा मार दिया बिल्कुल ही कि मैं कुकिंग करूंगी ही नहीं अब तो मैंने भी मार दिया आपको जान के हैरानी होगी कि अब मैंने भी मार दिया मेरा शौक भी हो चुका है पूरा मैं सिर्फ पानी गर्म कर लेती हूँ ये है असली एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट इसको कहेंगे एम्पावरमेंट। एक्चुअली ना जब औरत घर से नहीं किचन से बाहर निकलेगी ना तभी तो वो कुछ कर पाएगी। वो तीनों समय के उस चक्के से जब बाहर निकलेगी तभी तो वो कुछ कर पाएगी।
अदरवाइज 99% लेडीज तो इसी चक्के में फंसी हुई हैं कि सुबह क्या बनाऊं, दोपहर को क्या बनाऊं, और उनकी सबसे बड़ी जिंदगी की लड़ाई यही रह जाती है। कॉन्टेक्स्ट ये रह जाता है लाइफ का कि नाश्ते में क्या बनाऊं, लंच में क्या दूं बच्चों को, डिनर में क्या बनाऊं, आज दोस्त आएंगे, आज रिश्तेदार। और मैंने खुद ये बहुत लंबे टाइम तक ये जिंदगी जी है। मैं ये नहीं इसी के ये जो आपका जो आपका रिलीवेंस है, किचन में औरत क्या कर रही है, लोगों को लगता है कि औरत किचन में कुछ नहीं कर रही है। उसके ऊपर मेरी कविता थी, जो पहली बुक मेरी रिलीज हुई थी हरियाणा साहित्य अकादमी की तरफ से, सूरज निकलने तक। उसमें एक कविता थी जो क्रिटिक्स की भी बहुत फेवरेट थी और मेरी भी बहुत फेवरेट है। वो मैं 4 लाइनें यहाँ पे शेयर करूंगी क्योंकि वो इसी बात को रिलेट कर रही है, किचन वाली बात को। नींद अधूरी रोज ही उसकी, नींद अधूरी रोज ही उसकी, थकी हारी धमनियों में, अपने लंच बॉक्स में या पुरुष टीस कभी सुनी है तुमने? उसके दिन रात करते, टर्टर करते, मेंढक जैसे टर्टर कर रहा होता है, दिन रात करते टर्टर करते। अब उसके कभी दर्द को कभी कान कभी दिए हैं तुमने? उसका जो दर्द है उसको कभी कान दिया है तुमने? कान मतलब सुनना उसको। फर्श चमकते बर्तन दमकते, पूरा घर चमक रहा है, बर्तन दमक रहे हैं। फर्श चमकते बर्तन दमकते, शीशे जैसे मन से उसके, कब कब जाते चुने हैं तुमने? उसके मंतव्य और वक्तव्य होते हमेशा ही मामूली। यानी कि वो कोई मंतव्य दे रही है, कोई वक्तव्य दे रही है, कोई फिलोसफी दे रही है या कोई साइकोलॉजी बता रही है अपनी तरफ से, तो उसको क्या करते हैं, ये तो ऐसे फालतू में, इसकी तो आदत ही है कंप्लेन करने की। नहीं, तुझे कुछ नहीं पता, तू कुछ नहीं जानती, ठीक है, नहीं जानती भी, तेरे पास तार्किक लॉजिकल कुछ भी नहीं है तेरे पास। उसके मंतव्य और वक्तव्य होते हमेशा ही मामूली, कहाँ तुम्हारे ज्वलंत मुद्दे और प्यासी पैसों की भूख, कहाँ पगली के ओस बूंद से प्रेम विरह के उसके फूल। नींद अधूरी रोज ही उसकी, थकी हारी धमनियों में, अपने लंच बॉक्स में या पुरुष टीस कभी सुनी है तुमने? वाह, बहुत ही बहुत ही बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारी। और वाकई में जो एक दिल की हर औरत इससे रिलेट कर सकती है, कैसी कविता। यही एक कवित्री, एक राइटर की खासियत होती है कि जो कोई नहीं, जो शब्दों में हम नहीं बोल पाते, वो उसको कैसे एक गीत के तरीके से प्रस्तुत कर देती है। यही खूबसूरती। जैसे वो प्रेस करती है, अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करती है, शर्ट प्रेस करती है, पैंट प्रेस करती है, उसको बहुत ज्यादा ग्रांटेड लिया जाता है। उसकी जो जितनी भी चीजें, अपनी मानुषी छिल्लर हरियाणा की लड़की मिस वर्ल्ड बनी थी पीछे, तो उससे पूछा गया था कि आप ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसको सबसे हाईएस्ट सैलरी मिलनी चाहिए। मुझे वो उस लड़की का जो जवाब था वो इतना अच्छा लगा था, मेरी कविता से रिलेटेड भी है वो, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड भी है वो, कि मदर का जो प्रोफेशन होता है, एक माँ का जो प्रोफेशन है, पहली बात तो ये प्रोफेशन है ही नहीं है, लेकिन अगर सैलरी मिलनी चाहिए तो इस प्रोफेशन को सबसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये 24 घंटे काम करने वाली जॉब है। मतलब आप छुट्टी पे जा नहीं सकती, और सबसे भी बड़ी बात ये कि अनपेड है, ये अनपेड जॉब है, और ये एक मतलब फीलिंग है सिर्फ। तो उसमें मेरी कविता थी, उसमें 2 लाइनें छूट गई थी, मैं दोबारा उसको ऐड करती हूँ कि शर्ट और पतलून की अपनी क्रीज के नीचे दबी हुई, क्रीज बना प्रेस के साथ, उसके नीचे दबी हुई अरमानों की सिलवटों को उसके कभी छुआ है तुमने? उसके जो अरमानों की सिलवटें पड़ी हुई है उसके ऊपर तो कोई प्रेस करने वाला ही नहीं है। और ये एक नारी की कहानी नहीं है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हर नारी की संवेदना है। और जो कवि होते हैं वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से ही लिख पाते हैं। कविता लिखी नहीं जाती, कविता उतरती है। जब हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ मेडिटेशन की किसी अवस्था में होते हैं, उस समय पे हम पूरे यूनिवर्स की चेतना के साथ एकाकार हो जाते हैं, वननेस फील करते हैं उस टाइम पे हम। तो उस वननेस में जो भी शब्द उतरते हैं वही कविता का रूप ले लेते हैं, उसी को कविता कहा जाता है। इसीलिए कविता जो है वो उपनिषदों का सार भी है। उपनिषदों में जो ज्ञान दिया गया है
गद्य के माध्यम से दिया गया, प्रोज के माध्यम से दिया गया है। कविता में जो रहस्य बताया गया है वो छंद के माध्यम से, पोइट्री के माध्यम से बताया, उसमें भी ज्ञान है, यूनिवर्स का ही ज्ञान है उसके अंदर भी, बस उसकी विधा अलग है। तो पोइट कभी भी ट्रेंड पोइट तैयार नहीं किए जा सकते, कवि को कभी भी ट्रेनिंग देके कवि नहीं बनाया जा सकता। जैसे आर्किटेक्ट को आर्किटेक्ट बनाया जा सकता है, भी स्किल को स्किल किया जा सकता है, मतलब उसको तराशा जा सकता है, निखारा जा सकता है, उसकी ट्रेनिंग दी जा सकती है। पर पोइट्री एक ऐसी चीज है जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, ये बाय बर्थ होती है, ही आपके अंदर आती है, ये आप उसकी उसको तरफ से सिर्फ तराश सकते हो, बस उसको, उसकी यूनिवर्स की ब्लेसिंग है ये। यूनिवर्स आपके माध्यम से कुछ बोलना चाह रहा है, उसने आपको चुना है बोलने के लिए, बस ये है आप डाउनलोड करने के लिए उसका एक इंस्ट्रूमेंट हो। यूनिवर्स की बात कन्वर्सेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मेरे को रात को 2 बजे भी उठ के लिखना पड़ता है, ट्रेन में लिखना पड़ता है, बस में लिखना पड़ता है, मैं ऑफिस में काम कर रही होती हूँ। आज मैं ऑफिस में काम कर रही थी, एक लाइन मुझे लिखनी पड़ी, ऐसे अचानक से आई, क्योंकि अगर हम उस समय पे मिस कर देते हैं तो फिर वो बाद में वो लाइन कभी दोबारा जीवन में रिपीट नहीं होती है। ये कविता में ये भी होता है हमारे साथ। तो जिस टाइम पे अस्तित्व की मर्जी होती है बिना अपॉइंटमेंट के वो हमसे लिखवाता रहता है। मतलब कभी भी कोई भी सिग्नल आ सकता है, यू नीड टू बी गेट रेडी, एवरी टाइम यू नीड टू बी रेडी, कि आप पेन पेंसिल के साथ अपनी डायरी के साथ रेडी रहो आगे कभी भी मैसेज आ जाता है अभी तो जब से मेरे को दोबारा हेल्थ इश्यू हुए हैं 1 नवंबर से, उसके बाद तो मैं आग लिख रही हूँ, मैं खुद अपनी रचनाएं देख रही हूँ, तो उनमें एक अलग ही तरह की फायर आ रही है, गालियां भी आ रही है बीच बीच में, बहुत ही सृजनात्मक तरीके से गालियां आ रही हैं मेरी टीम के जो रंगरेज के लोग हैं वो बहुत बार ये पढ़ पढ़ के मजे भी लेते हैं, मैं बकचोद बोल देती हूँ बीच बीच में, किसी को कुछ बोल देती हूँ तो कोई एक सुनाए उसमें से, अपनी नई बुक में से भी कोई जो हम सब जिसके साथ रिलेट कर सके, महिलाओं के साथ लिए, या कोई ऐसे आपने रचना आपकी उसमें से सुनाए। हाँ मैं सुना देती हूँ कोई रचना इसमें। और ये भी बताएं कि कैसे दर्शक भी अगर ये बुक लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं, बाद में इस बारे में भी जानकारी दें। जिंदगी छोटी उलझने बड़ी, जिंदगी छोटी उलझने बड़ी, हर तरफ मुश्किलें खड़ी, चलना अकेला थकना जरूरी, मुस्कुराना मगर कब मना है। चलना अकेला थकना जरूरी, मुस्कुराना मगर कब मना है। मुस्कुरा तो सकते हैं ना किसी भी प्रॉब्लम में। बड़े बड़े सपने दूर दूर अपने, जिनको हम अपना मानते हैं वो हमसे कई बार दूर होते हैं, और सपने सबके बड़े होते हैं। तो बड़े बड़े सपने दूर दूर अपने, नाजुक सा दिल तिल तिल टूटना, फिर से दिल को लगाना मगर कब मना है। एक बार अगर दिल टूट भी गया तो क्या हुआ, दोबारा फिर लगा लो दिल को। शहर की भीड़ माँ की लोरी, शहर की भीड़ माँ की लोरी, दाने पानी में हिस्सा, जहां दाना पानी होगा वहां जाना होगा। हार जीत का पुराना किस्सा, रो लेना गले मिलकर मगर कब मना है। रोने की तो कोई मना नहीं है। बहुत सुंदर। दोस्त कभी खंजर, जो हमारे दोस्त होते हैं वो हमें कई बार तोड़ देते हैं, धोखा दे देते हैं, बेवफा हो जाते हैं। दोस्त कभी खंजर, दुश्मन कभी बंजर, यानी कि दुश्मन कई बार सपोर्ट कर देते हैं। सांसों को भी वो कर देते हैं। सांसों की सरगम, दहशत की बेगम, घोंसलों में लौटना मगर कब मना है। ख्वाबों जिद के मंजीरे, जिद करते हैं कि ये चीज करनी है, जिद के मंजीरे, ख्वाबों की गिरे, वक्त की गर्म रेत, मंजिल की रहती चेत, ख्वाहिशों से रूठ जाना मगर कब मना है। ख्वाहिशें मतलब अपनी ख्वाहिशों से रूठ जाओ कभी कभी, कि नहीं करनी पूरी ख्वाहिशों से रूठ जाना मगर कब मना है। मीठी मीठी यादें, मीठी मीठी यादें, ठंडी बरसातें, जुगनू सा जगमगाना, सबका चमकना क्या मजबूरी, खुद को रोशन करना जुगनू सा मगर कब मना है। जरूरी नहीं है कि हमें सारे तारे मिले, जरूरी नहीं हमें चांद मिले,
अगर हम जुगनू बन के भी चमक पाते हैं तो वो भी काफी काफी होता है। और ये तो वो है। मैं मंदिर की खंडित मूर्ति, ये मेरी बहुत फेवरेट है, इस पे बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, ये भी इस बुक में है। मैं मंदिर की खंडित मूर्ति, मंदिर में जब मूर्ति होती है वो कई बार खंडित हो जाती है ना, अच्छा, तो उसको नदी में बहाते आते हैं, मतलब कहते हैं ऐसा वास्तु में बोला जाता है, एस्ट्रोलॉजी में, पूजा पाठ में, कि खंडित मूर्ति रखनी नहीं चाहिए। मैं मंदिर की खंडित मूर्ति जब भी ठुकराई जाती हूँ, आशीर्वाद मेरे खंडित नहीं होते, कितना भी नदी में बहाई जाती हूँ, वो मूर्ति कह रही है। मुझे मानकर अपवित्र, जिस तो उसको बहा के आ रहे हैं, उसको सोच रहे हैं कि अपवित्र हो गया ये, मुझे मानकर अपवित्र तुम करते हो जब मेरा बहिष्कार, मेरा हृदय नहीं होता अपवित्र, कितनी ही आती रहे मुझ में दरार, टूटने की कीमत नहीं चुकानी पड़ती वहां, नदी के रसातल जब करते हैं मुझे स्वीकार, नदी में बहा दिया जब उसको, खंडित करने वाले ही करते हैं मूल्यांकन मेरा, नदी को, मूर्ति को जिसने खंडित किया है, खंडित करने वाले ही करते हैं मूल्यांकन मेरा, और लेते हैं मेरी परीक्षाएं कर हाहाकार, ना देव देते मुझे स्थान, देवताओं के पास भी स्थान नहीं है खंडित मूर्ति के लिए, ना देव देते मुझे स्थान, ना मानव की आंखों में मेरे लिए प्यार, पूजनीय ना सही संवेदना से भरी हूँ, पूजनीय ना सही संवेदना से भरी हूँ, मैं खंडित मूर्ति ढूंढ रही हूँ बस एक द्वार। वाह, मैं खंडित मूर्ति ढूंढ रही हूँ बस एक द्वार। तो इस तरह की कुछ संवेदनशील, कुछ छंदबद्ध कविताएं हैं इसमें, कुछ मुक्त छंद कविताएं भी हैं। ओके, बहुत ही अच्छी वाली इसमें मुझे ये लगी, और एक नया स्टाइल भी है इसमें आपका, जो नया स्टाइल, पहले जो आपका बुक का स्टाइल था उससे बिल्कुल अलग है, उससे काफ़ी ज़्यादा इसमें संवेदनाएं हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपने चीज़ों को, जो अब आपके खुद के एक्सपीरियंसेस और अपने खुद के पड़ाव के साथ साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, की भी ग्रोथ हुई है। यस, एक्चुअली कविता मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं कविताओं को जी रही हूँ, कविताएं मुझे जी रही है और मैं कविताओं को जी रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं खुद ही कविता हो गई हूँ। कविता और मैं अलग नहीं है, दो नहीं है, अब एक है। यही वो शायद एक स्थिति होती है, जो ध्यान की भी एक स्थिति होती है, जब आप उस एक परम बिंदु के साथ कहते हैं एक हो जाना। और इस बुक का टाइटल है विरहा अमृत पायो। विरहा का जो स्थिति होती है वो मिलन की स्थिति से बिल्कुल अपोजिट होती है, यानी कि आप कहीं पे किसी चीज को बहुत मिस करते हो। विरह का मतलब है कि आप किसी चीज को मिस कर रहे हो अपने जीवन में, जैसे मीरा की स्थिति थी, विरह की स्थिति है, शिव की स्थिति है, विरह की स्थिति है, सती का विरह उन्होंने जिया है। तो मेरे जीवन में भी विरह की स्थितियां रही हैं, मैंने विरह को जिया है, अपने अंदर उसको पिया है। और जब हम विरह को पीते हैं तब हमारे अंदर से ये घटना घटती है, आध्यात्मिक घटना, वैराग्य घटित होता है, स्पिरिचुअलिटी घटित होती है, कविताएं घटित होती हैं, हमारा पूरा अस्तित्व टूट जाता है, यानी कि हमारा एक नया जन्म होता है। एक तरीके से विरह हमें तोड़ता है, निखारता है, और यही तो इसी को अमृत मानती हूँ। इसीलिए इस बुक का नाम जो है विरह अमृत पायो करके लिखा है। विरह को ब्लेसिंग माना गया है, विरह को वो नहीं माना गया, इसका रिग्रेट नहीं है विरह का किसी भी तरीके से। ये अमृत की तरह आपकी लाइफ में मतलब आया और प्योरीफाई किया सारी चीजों को। बहुत ही अच्छा लग रहा है सारी आपके साथ ये जो चल रही है, और हम तो घंटों बातें कर सकते हैं हमारी तो बातों का कुछ है नहीं है एंड, हम कितने भी कहीं से कहीं हम निकल जाते हैं। जब भी हम मिलते हैं तो हम कभी किसी विषय पे, कभी किसी विषय पे हम ढेरों बातें करते हैं। तो पर आज के लिए मैं चाहूँगी कि हम 5 मिनट 10 मिनट के बाद हम विराम लें,
ठीक है। हाँ। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आगे भी, बहुत सारे मुद्दे हैं आपके जो हमने शेयर करने हैं, हम जानना चाहेंगे सभी, अलग अलग आपकी पर्सनैलिटी के जो डायमेंशन हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, तो एक एक करके हम उन सब विषयों पे बात करेंगे, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी, क्योंकि सुशांत के साथ में एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ कलाकार ही नहीं था, तो मैंने उसकी मृत्यु पर एक कविता लिखी थी जो इस बुक में भी है। तो बस समापन पे मैं वो कविता शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि सुशांत का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना या एक्टर का जाना नहीं था, वो एक विचारधारा का जाना है। सुशांत एक विचारधारा थे। जिंदगी हारते ही आंखों पर बिठा लेते हैं लोग, जिंदगी हारते ही आंखों पर बिठा लेते हैं लोग, जाने मौत के इतने दीवाने क्यों हैं लोग। जिंदा था तो मेरी तन्हाई से डरते थे सब, जब जिंदा था तो कोई उसके पास नहीं आता था। जिंदा थे तो मेरी तन्हाई से डरते थे सब, सांसों की बंदिश क्या टूटी दिलों में बसाने लगे हैं लोग। खुलकर हाथ मिलाते थे गले लगाते थे सब, खुलकर हाथ मिलाते थे गले लगाते थे सब, झूठी मोहब्बत चेहरे पर नहीं आने देते, कितने होनहार हैं मेरे शहर के लोग। माँ की यादें थी जो मेरे सीने को गर्म रखती थी, माँ की यादें थी, वो अपनी माँ से बहुत कनेक्ट था। माँ की यादें थी जो मेरे सीने को गर्म रखती थी, अब ठंडा हुआ है मेरा दिल तो जलसा निकाल रहे हैं लोग। मैं ये कविता लिखते लिखते रो रही थी। अब ठंडा हुआ है मेरा दिल तो जलसा निकाल रहे हैं लोग। कुछ उसको नाराजगी थी, कुछ मुझको शिकायतें थी, कुछ उसको नाराजगी थी, कुछ मुझको शिकायतें थी, मैं चुप हो गया अब तो आवाज उठा रहे हैं लोग। मैं चुप हो गया तो अब आवाज उठा रहे हैं लोग। ख्वाब तो चांद तक थे, मगर उसको चांद देखने का, तारों को गिनने का, पूरा उसको एस्ट्रोनॉट बनने का बहुत शौक था, उसकी पूरी रिसर्च थी उसके ऊपर। ख्वाब तो चांद तक थे, मगर हाथों की लकीरों ने साथ ना दिया, आंखें बंद हुई हैं जब से मेरे ख्वाब गिनवा रहे हैं लोग। यूं तो छुरी पर लोगों ने उसके ख्वाब गिनवाए हैं, उसके 100 सपने थे या 50 कुछ सपने थे, उसके ऊपर लोगों ने वीडियो बनाई है। मगर यूं तो छुरे, मरने के बाद यूं तो छुरे पीठ पर लगते रहे और मैं मुस्कुराता रहा। वो हमेशा हंसता रहता था, अपना कभी किसी से शेयर नहीं करता था। ऐसे लोग शेयर नहीं करते, ये चुपचाप अपनी जख्मों को पीते रहते हैं। यूं तो छुरे पीठ पर लगते रहे और मैं मुस्कुराता रहा, आज मेरे दर्द पर देखो मरहम लगा रहे हैं लोग। मेरे जुनून की इम्तिहान ना पूछ, मेरे जुनून की इम्तिहान ना पूछ, दुनिया को सजाने चला था। उसको एक स्कूल बनाना था, बहुत ही रिवोल्यूशनरी, उसको 1000 पेड़ लगाने थे, उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे दुनिया को बदलने के। मेरे जुनून की इम्तिहान ना पूछ, दुनिया को सजाने चला था, कुछ ऐसी गुस्ताखी थी ये कि मेरी जिंदगी चुराने लगे हैं लोग। पत्थर के शहर में मैं दिल लिए घूमता था, पत्थर के शहर में मैं दिल लिए घूमता था, बह गया जब खून मेरा तो जिंदा दिल मुझे कहते हैं लोग। बह गया जब खून मेरा तो जिंदा दिल कहते हैं मुझे लोग। इश्क नामुकम्मल ही सही, उसका भी जो इश्क था वो अधूरा रह गया था। पीछे उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, जो क्या नाम था, पवित्र रिश्ता में उसके साथ उसका रिलेशन था जो। हाँ, इश्क नामुकम्मल ही सही, किया तो था बहुत शिद्दत से, मुझ दीवाने को शहर में बीमार बता रहे हैं लोग। मुझ दीवाने को शहर में बीमार बता रहे हैं लोग। बाद में कह रहे थे कि वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब था, नशा करता था। जब वो जिंदा था तब कोई उसके बारे में इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। तो ये इसके बारे में भी मैंने, मतलब जो भी चीज मुझे ये 26/6/2020 को लिखी थी, उसकी डेथ के कुछ 2 महीने या 1 महीने बाद लिखी थी, क्योंकि वो बार बार मैं उसको बहुत ज्यादा, मेरे को अंदर से चीखें निकल रही थी उसको लेकर के। तो मैं अपनी चीखों को अपनी कविताओं में लेकर के आती हूँ। जो भी मेरी चीख होती है, मेरी कविता मेरी चीखें हैं। आज आपने वाकई में, क्योंकि जब ये सब कुछ हुआ था, आई रिमेम्बर सुशांत सिंह की जब ये मृत्यु हुई थी, तो हमारे भी हर किसी को इससे इफेक्ट हुआ था। हर किसी को, एक सिंगल पर्सन भी हमारे देश का इससे अछूता नहीं रहा था। तो आज भी मेरी बेटी है जो बड़े वाली डॉटर है, जब भी मुझे याद है कि उसकी फिल्म के कुछ गाने हैं, मेरे एक फिल्म के, केदारनाथ फिल्म के गाने मुझे बहुत पसंद है, मैं कई बार चला लेती हूँ, नमो नमः शंकर आए। तो उसकी मृत्यु से
कुछ महीने पहले लगातार हम 1 महीने से यही गाना सुन रहे थे, नमो नमो शंकराय। दिन रात मेरे दिमाग में, मन में, और शंकर को लाने वाले भी मेरी जिंदगी में शायद सुशांत ही है। मैं शंकर से बहुत बहुत दूर थी, शिव से बहुत दूर थी मैं। केदारनाथ फिल्म के बाद मैं अपने आप को शिव से कनेक्ट कर पाई और उसके माध्यम से कनेक्ट कर पाई मैं। लेकिन जब वो गए, सुशांत गए, तो वो बहुत बहुत ही हिला देने वाली एक घटना थी। शायद हम लोग भी 1-1.5 महीने तक उससे निकल नहीं पाए थे। कंटिन्यूसली न्यूज़ और ये इन सब पे, हर जगह जहाँ पे भी कुछ भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिलती थी, चाहे फेसबुक, यूट्यूब, कहीं पे भी मिलती थी, हम देखते थे। लेकिन इसी का फ़ायदा सभी ने उठाया, शायद मीडिया हाउसेस ने, या जो नए नए न्यूज़ चैनल अपने चला रहे हैं, पेपराजी हैं जिनको लोग पेपराजी के नाम से सब ने अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी। जब वो जिंदा था तब उसके बारे में कोई नहीं लिख रहा था, कोई नहीं उसको जानना चाहता था। मरने के बाद क्यों लिख रहे थे? क्योंकि सबको उस एक न्यूज़ से सबका अपना घर चल रहा था, अपनी सबके चूल्हे चल रहे थे उससे। तो यही शायद कड़वी सच्चाई है इस दुनिया की, कि लोग बाद में भी वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं, वो बाद में भी आपसे। कविता बोलते बोलते भी मेरे अंदर ऐसे लग रहा था कि मैं कभी भी रो पड़ूंगी। मेरे को अभी भी मैं उसको इतना रिलेट कर रही हूँ। उसकी 2 लाइनें उसकी एक फिल्म की, महेंद्र सिंह धोनी से मैं उसको बहुत ज्यादा, मेरे को उससे कनेक्टिविटी। तो उसका गाना था, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है, तो मर जाती है रोड एक्सीडेंट में। तो उसका वो सॉन्ग मैं आज भी सुनती हूँ, अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि वो क्या हो गया अचानक से, क्यों चला गया। ऐसे लोगों का जाना इस सृष्टि के लिए नुकसानदायक है। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, ऐसी पॉजिटिव सोल का जाना अस्तित्व के लिए नुकसान है। और कोरोना काल में हमसे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी परमात्मा ने ली है, हालांकि नेगेटिव एनर्जी भी गई है, लेकिन एक बैलेंस थी, पृथ्वी की बैलेंसिंग करनी होती है अस्तित्व की। तो मैं 2 लाइनें यहाँ पे गुनगुनाऊंगी सुशांत की फिल्म की, फिर उसके बाद हम समापन करते हैं। तू आता है सीने में जब जब आहें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तो ये था मेरा आज का, इतनी शेयरिंग करने का। मैं खुद बहुत इमोशनल हो चुकी हूँ और सच में मेरा दिल भर भर के आ रहा है। और ये भी है कि बहुत एक्सपीरियंसेस आपके साथ जब भी कन्वर्सेशन होती है, आई फील सो फिल्ड, आई फील सो, मतलब एक होता है ना कि आपका पूरा प्योरिफिकेशन हो जाती है, फीलिंग हो जाती है। हाँ। तो दैट वाज समथिंग। जो मेडिटेट गुरु होता है ना, वो ड्रिल करता है। हम बस, मेरी यही विधा है कि हम लोगों को ड्रिल करते हैं, बाकी उनके अंदर जो पड़ा होता है वो अपने ताले की चाबी सबके पास खुद है, बस उस चाबी तक पहुंचने के लिए ड्रिलिंग करनी होती है। वो गुरु का काम वही होता है, वो तो नहीं काम है गुरु, बाकी सब काम शिष्य खुद कर सकता है। आपका अभी अगला शिविर भी आ रहा है, उज्जैन में है आपका, होली पे आपका है 3 दिन का शिविर है, उसके बारे में भी बताइए। 11, 12, 13 मार्च का लुधियाना पंजाब में है, ओशो सोसाइटी की तरफ से। और उसके बाद वो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, मतलब उसमें हम आयोजक नहीं है, रंगरेज आयोजक नहीं है, ओशो सोसाइटी ऑर्गेनाइजर है। वो मैं भी निकल रही हूँ, कल निकलना है उसके लिए मुझे। उसके बाद अगला प्रोग्राम उज्जैन में है, जिसमें मल्टी कल्चर फेस्टिवल, मेरी बुक रिलीज का, बिरहामृत पायो का प्रिंट रिलीज करेंगे, पेपर बैक जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है। 3 दिन का शिविर है, होली फेस्टिवल है। और जितने 5 साल में हमने लीडरशिप तैयार करी है रंगरेज में, स्टेट लेवल की बॉडी और नेशनल बॉडी, उनके अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे लीडर्स को। काफी लीडर्स आ रहे हैं हमारे इसमें। उज्जैन दर्शन करवाया जाएगा, महाकाल के दर्शन करवाए जाएंगे, और कैंप फायर, डीजे नाइट और पोइट्री और स्टोरी टेलिंग का एक बहुत ही रिबेलियस सेशन इसमें हमने रखा है। उसमें आशीष व्यास, जो कि जोधपुर से मेरे कोऑर्डिनेटर भी हैं, लीडर भी हैं, वो खुद एक थिएटर भी काम कर रहे हैं। थिएटर के माध्यम से भी
हम इसमें लोगों को जागरूकता लेकर के आ रहे हैं। रंगरेज में एक नया अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके सूत्रधार आशीष व्यास हैं। और आशीष बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन के साथ, पवन एच प्रसाद है जयपुर से, वो बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। मोनिका पांचाल है राजकोट से, वो लीडरशिप में आई हैं हमारे पास, वो आर्ट फेस्टिवल देख रही हैं। दिनेश डोडिया है राजकोट से, वो लीडरशिप में आए हैं, वो देख रहे हैं। पूर्वांशी एक लड़की है उज्जैन से, लिखती है बहुत अच्छा, उसने पूरा मल्टीकल्चर फेस्टिवल में लीडरशिप दी है हमें। मेरे पास काफी रिबेलियस सोल जो है वो आ रही हैं अभी रंगरेज में, तो उसके लिए भी आई फील सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन स्पाइक एज टॉक शो। थैंक यू सो मच मैम माधवी, अपना इतना कीमती समय देने के लिए, इतने बिजी होने के बावजूद इतना रिलैक्स वे में बैठने के लिए, और सारे बिल्कुल कनेक्ट कर सकें ऐसे ही हमने, आपने जो चीज़ें शेयर की, बातें की। और आई होप कि जिसने आज ये सेशन लाइव यहाँ पे सुना है या बाद में भी रिकॉर्डेड इस सेशन को सुनेंगे, तो दे विल फील कि उनके एक मेडिटेशन सेशन हो जाएगा उनका फ्री में। तो थैंक यू सो मच। और आई होप कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ आपके उज्जैन वाले प्रोग्राम में शायद आपको ज्वाइन करूं, कोशिश करूंगी मैं। आई विल फील। थैंक यू सो मच अगेन, आपका आने के लिए, समय देने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए, सभी प्रोग्राम के लिए। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव।